What's up guys? I hope you are doing well. You वीर वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जब भी आप लोग एग्जाम में जाकर बैठो और आप लोगों को लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ उसके जैसा जैसा सिमिलर कोई आंसर आप लोग एग्जाम में देने जा रहे हो, खासकर यूपीएससी के पेपर में, तो इसका मतलब ये समझना कि आप लोग पकड़े गए हो। वहां पर मतलब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है क्लीन आर्ट। आर्ट लिख दिया तो सबने कल्चर मिनिस्ट्री लगा दिया, जबकि वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर चुका था मैं टॉपिक कि क्या बात की जा रही है यहां पर। तो इससे आप लोग देखिए कि आप लोग किस डायरेक्शन में चीजों को लेकर चल रहे हैं। यानी कि 57%, मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 50% लोगों ने ये आंसर दिया, और जबकि वीडियो के अंदर ये आंसर डिस्कस कर चुका था मैं। तो इससे क्या समझू, मतलब बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दिया जाता है? तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? थोड़ा देखो यार। मतलब अगर ये होता है कि चलो 34% लोगों ने ये दिया है और 50% ने ये वाला आंसर दिया है, जो कि सही है, तो यहां पर क्या किया जाए, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, मुझे बताइए आप लोग एक मिनट के लिए। मतलब जहां पर आर्ट लिखा मिलेगा वहां पर कल्चर लगा देंगे कि हाँ कल्चर मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, चाहे वो कुछ चाहे वो मार्शल आर्ट क्यों ना हो, ठीक है, कुछ भी आप लोग लगा देंगे यहीं पर जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए यार। ये बिल्कुल आर्ट हो सकता है किसी और फेवर में बात कर रहा हूं। आर्ट तो एक तरीके कला हो गई, किसी भी चीज में दिखाई जा सकती है वो, ठीक है। हो सकता है कि इन्वायरमेंट क्लीन करने का आर्ट दिखा रहा हो कोई वहां पर, तो ये थोड़ा ना कि आर्ट एंड कल्चर वाला आंसर दे देंगे बस आप लोग वहां पर आंख बंद कर। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। और देखिए यूपीएससी में ना आप लोगों को ऐसा ऑप्शन सबसे पहले रखा हुआ मिलेगा, जब आप लोगों को लगेगा ना कि हाँ इस तरीके का सबसे पहला आई कैचिंग बिल्कुल ए वाला, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। क्या टाइम वेस्ट करना, आगे बढ़ के इसी को लगाओ धड़ाधड़। तो इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठो, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि पुराने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि पुराने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, वरना देखिए एक तरीके से पूरा साल कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बात की जा रही है यहां पर टीजर लोन के बारे में। आप लोगों को स्टेटमेंट कैसी देंगे, जैसे आप लोग यहां पर देखिए, बोला जा रहा है कि लोन प्रोवाइड किया जाता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को, ठीक है। दूसरा बोल दिया लोन प्रोवाइड कराया जाता है लो नेट जो वर्थ इंडिविजुअल है। पहले में हाई बोल दिया, दूसरे में लो बोल दिया, कंफ्यूज आ गया इंसान अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तीसरे में बोला गया कि लोन जो है वो एक तरीके से चार्ज किया जाता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्यू ईयर, जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें तो हाई इंटरेस्ट मतलब लिया जाता है, फिर बाद में चलकर जो इंटरेस्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले लोन हाई इंटरेस्ट पे देंगे, उसके बाद में फिर इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देंगे। दूसरे में ये बोला गया। तो तीसरे में, चौथी स्टेटमेंट में बोला कि स्टार्टिंग में तो आप लोगों से कम इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे, तो ये दूसरा ये बोला गया। तो इस तरीके की स्टेटमेंट अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के उठाकर देखोगे, बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को ऐसी स्टेटमेंट मिल जाएगी। या फिर स्टेट पीसीएस में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर दे रहे हो, एनडीए सीडीएस का पेपर दे रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली मिलेंगे जो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन लेकर आएंगे। इसका मतलब यह है कि भाई साहब आप लोगों को ना पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बस हाँ पढ़ लिया मोटे मोटे तौर पर लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई था कि लो था, जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में नहीं होगी तब तक आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए इसको भी अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कितने सही आंसर देते हैं और कितने गलत आंसर देते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिल रही है, तो आप लोगों को इनके बारे में थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग करंट अफेयर चाहते हैं आप लोगों के कब्जे में रहे, तो ये दो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में रहेगा। अच्छे से आप लोग अपनी जो लाइफ है करंट अफेयर को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, कुछ जो न्यूज है छोटी छोटी, ताकि पता चलता रहे कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। उसके बाद में फिर ढंग से हम लोग जो एडिटोरियल होगा उनको डिस्कस करेंगे। एक बड़े ही प्यारे प्यारे एडिटोरियल है और क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखने के लिए आएगा। सबसे पहले तो जो केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी वाले हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इलेक्शन होने जा रहा है तो अच्छे से वोट डालिएगा। अपने लोकल एरिया के जो एमएलए हैं, जिसको आप लोग जो एमएलए हैं आप लोग, जिसको आप लोग विधायक बोलते हैं, तो अपने विधायक जी को उन्हीं को वोट देना है जो लोकल एरिया में काम करता है। ये मत देखना चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, अगर रियलिटी में चाहते हैं ढंग से काम हो। और हर जगह यही देखा करो कि आप लोग लोकल एरिया में कौन काम करने वाला है, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा वहां काम करने, यही बात याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों को पता है अभी महाराष्ट्र में एक केस निकल कर आया था कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर जो उनके होम मिनिस्टर थे उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा जो वहां के जो पुलिस वाले, जो बेसिकली वहां पर पुलिस चीफ हैं, उनको ये बोला गया था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा करके मुझे देने। तो इससे ये देखने को मिलता था कि किस तरीके से आज के टाइम में जो पुलिस की वर्किंग है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, तो पुलिस जो चोरों से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से काम कर रही है अगर ऐसे काम उनको करने के लिए दिए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली इनके द्वारा क्विट कर दिए गए। तो देखते हैं आगे क्या चीजें चलेगी, यहां पर किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाना है। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी सीबीआई इंक्वायरी होगी, उसके बाद में आगे देखेंगे क्या चीजें हैं यहां पर।
तो इसके चलते जो कंडीशन है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से आप लोगों को अपने लोगों को चुनना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन देखने को न मिले। और ये एक एथिकल इशू भी आप लोग इसको देख सकते हैं एथिक्स के अंदर, कि जो यहाँ पर पुलिस हमको देख रेख करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए वो यहाँ पर इस तरीके से वसूली कर रही है जैसे कि कोई गुंडा हो, तो ये वाली भी एक सोचने वाली बात है। इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर साइन की गई थी। 1971 की जब वॉर आप लोगों को बांग्लादेश के खिलाफ देखने को मिली तो उस टाइम पर रशिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पर आज की डेट में रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो कुछ हद तक डाउन जाते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि रशिया जो है वो चाइना के खेमे में जाकर बैठ गया और यूएसए जो है वो कंप्लीटली रशिया के अपोज में चल रहा है और चाइना के अपोज में चल रहा है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कई जगह उसको टाइट रोप पे चलना पड़ता है। टाइट रोप मतलब नहीं कहते कि देख देख के फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तो उनमें से जैसे कि ईरान वाले इशू पर आप लोग ले लीजिए, ईरान के साथ में हमारे कैसे रिलेशन रहने हैं, वो यूएसए के कैसे रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहां पर रशिया के साथ में रिलेशन ले लीजिए, चाइना के साथ में रिलेशन ले लीजिए। तो ये सारे रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाकर चलने वाली बात हो जाती है। अफगानिस्तान में बात कर लीजिए, अब तक हम लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, पर लेकिन अब फिलहाल जो है हम लोग को तालिबान को अपोज कर रहे थे, अब तालिबान को साथ में लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नहीं कहते रियलिटी में जीने वाली बात थोड़ी सी, आंखें बंद करके नहीं चलना है। आंखें बंद करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकलता है। जैसे देखा होगा ना कि हाँ कि आंखें बंद कर लो जब कोई दिक्कत आती है, तो ठीक है प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि दूर चली गई है, तो आंखें खोलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो अभी देखते हैं आगे कैसे बात चलती है कि अफगानिस्तान में शांति बना के रखने में इंडिया और जो यहां पर जो बेसिकली इंडिया और रशिया किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहां पर जो हम लोगों ने जो अभी बेसिकली हार्ट ऑफ एशिया की जो समिट थी, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। आप लोगों को ये बताना है कि कौन से नंबर की समिट थी वो, ठीक है, और इसी ये जो समिट थी कौन से नंबर की थी और कहां पर वो होस्ट की गई। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने। अफगानिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से, खासकर जितना न्यूज है तालिबान की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर ये भी एक न्यूज निकल कर आ रही है। देखिए यहां पर गवर्नमेंट तो बोल रही है कि फालतू की रिपोर्ट है, पर लेकिन रियलिटी में यहां पर बात ये बोली जा रही है कि यहां पर एक तरीके से आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए हमारी कंट्री को कुछ खरीदना है किसी दूसरी कंट्री से, तो कोई ना कोई वो डील साइन कराता है, तो वहां पर कई बार मिडलमैन जो होते हैं वो काफी अच्छा खासा पैसा निकाल कर ले जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो सिंबल डॉलर का तो सिंबल ये है, ठीक है, डॉलर सिंबल ही हो गया। जो आप लोगों को ये वाला सिंबल देखने को मिलता है ये, ठीक है, ये पाउंड का सिंबल होता है। और जब इस तरीके से आप लोग इसको ऐसे बना लेते हैं जैसे ये बना हुआ है, तो ये यूरो यानी कि यूरोपियन जो करेंसी है, यूरोपियन की जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, तो यूरो करेंसी है यहाँ पर। और अपना शेर तो आप लोग जानते हैं कैसे बनता है, अपना टाइगर, ठीक है तो ये तो बताइए। तो यहां पर 1 मिलियन जो यूरो की बात की जा रही है कि मिडिलमैन यानी कि जो बिचौलिया है, जिसको जो शुद्ध भाषा इसके लिए अगर मैं यूज करूं तो जिसको आप लोग दलाल बोल सकते हैं, तो उसको 1 मिलियन दिए गए यहां पर इस डील को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी बात लगाई गई यहां पर। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। राफेल जो हम लोगों ने खरीदे यहां पर, ये फ्रांस से खरीदे, ठीक है, तो इसके चलते काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है जब कोई ऐसी डील होती है। और ये ऐसा नहीं है, पहले भी जैसे बफोर्स वाला इशू निकल कर आया था राजीव गांधी जी के टाइम पर, तो ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये काफी एक बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। कोविड-19 के 1 लाख के करीब केस देखने को मिल रहे हैं। तो कल 96,000 के करीब केस देखने को मिले और 440 लोग हैं उनकी जान चली गई। तो ये आप लोग अपना ध्यान रखिए, मास्क वगैरह, डिस्टेंस, सैनिटाइजर वगैरह, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, ये यहां पर बात की जा रही है टिहरी डैम के बारे में। ठीक है, तो जो टिहरी डैम है, यहां से हेलीकॉप्टर जो है ये बेसिकली पानी निकाल रहे हैं। आसपास वाले एरिया में जब कोई आग लग जाती है तो इस तरीके से पानी निकालकर वहां पर डाला जाता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, ये टिहरी जो डैम है ये कौन सी रिवर के ऊपर है, चला ये बताइए चलिए आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर चेनाब जो बेसिकली ब्रिज के बारे में बात की जाए, चेनाब रिवर के ऊपर ये ब्रिज जो है, रेलवे ब्रिज, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जो ब्रिज हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये लगभग कंप्लीट यहाँ पर होने की कगार पर पहुंच गए। तो ये एक नया, एक वो नहीं कहते साइंस का एक नया अजूबा, एक नया करिश्मा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये उधमपुर श्रीनगर जो बारामूला एरिया में आप लोगों को एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करेगा। तो चेनाब रिवर पर ये ब्रिज आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। उसमें जो चेनाब रिवर है, आप लोगों को ये बताना है चेनाब रिवर किसके हिस्से में आती है, ये इंडिया के हिस्से में आती है या फिर पाकिस्तान के हिस्से में आती है। जब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिएगा। 1960 में साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो वर्ल्ड बैंक है वो बिचौलिया था, दलाल था वर्ल्ड बैंक दोनों के बीच में इस जो कंप्लीट ट्रीटी को कराने के लिए। ठीक है, तो ये बताइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा उसी के बहाने। और कल आप लोगों को पता है सिक्किम में अर्थक्वेक भी देखने को मिला, और भी कई सारे जो एरिया है उसमें जो थोड़ी सी जो हलचल फील की गई।
तो ये भी एक बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। कई बार खतरनाक जो इस तरीके के भूकंप आते हैं वो कई बार काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भूकंप आए तो अपने आप को कैसे सेव करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों को थोड़ा सा तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए एक जागरूक सिटीजन होने के नाते। आईएनएस विराट के बारे में बात की जा रही है। आईएनएस जो विराट है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुका है। शिप ब्रेकर एक तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर केस चला था ना कि इसको म्यूजियम बनाना है, ठीक है, तो उसके बारे में बात चली थी। तो आईएनएस विराट जो है अभी यहाँ पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। अब देखें सामने वाला जो इसका करना चाहेगा वही करेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी बोला ये जा रहा था कि इसको म्यूजियम बना देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन यहाँ पर होने वाली है अभी फिलहाल इसके बारे में। कंपनी कौन सी है जो यहाँ पर काम कर रही है, इसका नाम भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, ये है श्री राम ग्रुप, ठीक है। तो गुजरात बेस्ड ये कंपनी है जो कि शिप ब्रेकिंग कंपनी है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आईएनएस विराट जो है हमारी कंट्री में कब इनके द्वारा एक्वायर किया गया था, तो ये 1987 में इसको एक्वायर किया गया था, इनके खरीदा गया था, ठीक है। इसको जो कमीशन किया गया था फिर इसको डी कमीशन जो किया गया यानी कि इसको निकाल दिया गया नेवी से, तो ये 2017 में इसको नेवी से निकाल दिया गया। तो आप लोग बोलेंगे इससे पहले हमने खरीदा किससे था, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये खरीदा था हम लोगों ने ब्रिटेन से यानी कि यूके से। यूके में बेसिकली यहाँ पर जो नेवी के अंदर गया था ये गया था 1959 में, ठीक है। और ये 1959 में गया, उसके बाद में इसको बेसिकली उनके द्वारा छोड़ दिया गया 1984 में, यानी कि उनके द्वारा बोल दिया गया ये हमारे लिए रद्दी हो चुका है, ठीक है। फिर इसको मरम्मत कर कर इंडिया को बेचा गया, तो फिर इंडिया ने इसको यूज किया। देखिए ये होता है बेसिकली जो अमीर कंट्री होती है गरीब कंट्री, पहले ऐसा होता था नॉर्मली कि वो क्या करते थे, ऐसे नहीं होता जैसे कोई सामान आप लोगों के पास में मोबाइल है, ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा है यार बहुत पुराना हो गया, अब नया लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, तो किसी जो रिक्शा वाला हो गया, कोई मोहल्ले पड़ोस में कोई गरीब हो गया, उसको उठाकर आप लोगों ने उसको दे दिया। तो इससे क्या होता है, इसको ये होता है कि सामने वाला अब इसको यूज कर लेगा, थोड़ा बहुत आराम से अपनी जिंदगी को जी लेगा। तो कुछ ऐसी कंट्री की हमारी भी हालत हुआ करती थी, चीजों को रिपेयर करके कई सारी चीजें हम लोग को बेची जाती थी। हालांकि अब तो अच्छे लेवल पर चीजें चल रही हैं, पर लेकिन आज की डेट में बहुत सारा ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी को इस तरीके से चीजें सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये पहले उन्होंने यूज किया, फिर उनको लगा कि उनका जितना उनको इससे काम लेना था वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर इंडिया को भेज दिया। ये कैसा इंसान है पुतिन, इस धरती पर जितना बूढ़ा होता जा रहा है उतना ही जवान होता जा रहा है, इनकी जितनी एज बढ़ रही है उतनी जवानी बढ़ रही है इसकी इंसान की। जब पहले प्राइम मिनिस्टर था तो रसिया प्राइम मिनिस्टर पोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल थी, फिर ये प्रेसिडेंट बन गया इंसान, और तब से लेकर ये यहां पर प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे पावरफुल है। तो इन्होंने साइन किया है भी एक लॉ कि ऑफिस में ये 2036 तक रहने वाले हैं, यानी कि 36 तक इस इंसान को कोई नहीं हिलाने वाला है। इस ऐसा कुछ फंडा यहां पर देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में रसिया जो है वो किस तरीके के हाथों में जाने वाला है, जाने वाला क्या अभी हाथों में ही है यहाँ पर बेसिकली। और एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बड़ी ही प्यारी बात बोलेगी यहाँ पर इनके बारे में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा जब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में, आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था, हल्का सा एक आइडिया आप लोगों को दे देता हूं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी वो बेसिकली पिक्चर में आई। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब पिक्चर में आई 2016 में, उनको टारगेट दिया गया कि आप लोगों को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को चेक करना है, और महंगाई जो होनी चाहिए 4 ± 2 होनी चाहिए। 4 मतलब यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 4 + 2 6 हो गया, और 4 - 2 2 हो गया। तो इस तरीके से महंगाई इसके बीच में होना चाहिए। तो यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनके द्वारा सीपीआई के बेस पर इनको चेक किया गया, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि जो बेसिकली कस्टमर के बेस पर जाना जाता है, जो एक तरीके से कंजप्शन के बेस पर आप लोग इसको देखते हैं। तो 5 साल तक का टारगेट दिया गया था, इसके बीच में रखना है। फिर से यहां पर बोल दिया गया है कि अब यहां पर 31 मार्च को इनकी डेट एक्सपायर होगी, तो इसको फिर से आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब फिर से यहां पर ये 2026 तक का इनको टारगेट दे दिया गया है, यानी कि यहां पर 31 मार्च 2026 तक का इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो यही रहने वाला है, 2 से लेकर 6 के बीच में। कौन टारगेट करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो हमारी कंट्री में एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मिलाकर 6 मेंबर है, 3 गवर्नमेंट 3 आरबीआई के। ये डिसाइड करते हैं कि कैसी मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंट्री में रहने वाली है, उसी के बेस पर यहां पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग इनके द्वारा डिसाइड की जाती है। तो आगे और बढ़ा दिया गया इसको 5 साल के लिए, हर 5 साल में इनको रिव्यू करने की बात की जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो ये यहाँ पर जो न्यूज है इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी यहाँ पर बाइजू के द्वारा एक्वायर कर लिया गया आकाश को, यानी कि जो आकाश था नहीं, जो आईटीज वगैरह की जो कोचिंग वगैरह कराते थे, तो यहाँ पर बाइजू के द्वारा खरीद दिया गया इसको $1 बिलियन, एक स्ट्रेटेजिक डील। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि फ्यूचर ऑफ दो लर्निंग है वो हाइब्रिड रहने वाली है, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजों को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो देखते हैं आगे कहां पर जाकर चीजें रुकने वाली है।
बाकी आप लोग जानती हैं सारी चीजें। आइए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग आर्टिकल देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। इलेक्शन का भी माहौल है कुछ तो उसकी गर्मी देखने को मिल रही है, तो हाई गर्मी इलेक्शन की, तो उससे दूर रहेंगे हम लोग। ये भी इलेक्शन की गर्मी है, ये भी इलेक्शन की गर्मी है। इलेक्शन जब कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद में देख ही लेना, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर ये भी इलेक्शन की गर्मी है। तो ये 3 आर्टिकल तो आप लोगों को इलेक्शन की गर्मी वाले देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात की जाए नीचे वाला आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ये थोड़ी सी एक बात तो करें, बहुत थोड़ी सी क्या बड़े वाली दुर्घटना अभी हमारी सोसाइटी में देखने को मिली, जो अभी मॉस्ट अटैक देखने को मिला, तो उसके बारे में आर्टिकल किया जा रहा है, जो कि एक बहुत दुखद घटना है। देखिए यार, लोग बाग ना जैसे तैसे जैसे जॉब चाहते हैं कि हाँ यार जैसे तैसे बेचारे पुलिस में हो जाए, आर्मी में हो जाए, या मतलब कोई भी जॉब मिल जाए ताकि अपना घर चल सके। और फिर सोचिए घर में एक ही लड़का कमाने वाला, वही वहां पर पोस्ट पर था और उसकी जान चली गई, तो 20 लोगों की जान नहीं गई है, ये समझिए 20 घर उजड़ गए हैं। इस तरीके से आप लोग देखिएगा तो उस चीज का इंपैक्ट आप लोग समझ पाएंगे। तो इसकी वजह से जो घर है, जो एक परिवार है, वो कितना पीछे चला जाता है उसका अंदाजा आप लोग लगा पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसके आर्टिकल के बारे में जानेंगे, कहां कहां पर दिक्कतें देखने को हमारी सोसाइटी में मिल रही हैं, सब जानेंगे यहाँ पर। और अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं ये पर्टिकुलर मुद्दा क्या है जो हमारी कंट्री में चल रहा है, तो एक मूवी है चक्रव्यूह, ये मूवी देखिएगा, ये मुद्दा आप लोग ढंग से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ये मुद्दा क्या है। किस किस ने देखी है बताइए तो जरा, यस या फिर नो। स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सही है या फिर वो सही है, फिर आप लोग समझ जाएंगे कंडीशन क्या है। तो हर एक लेवल पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर मूवी में इसको इस तरीके से एंड किया गया है कि ये प्रॉब्लम भी रुकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी और चल रही है। तो इस तरीके से इसको मूवी को एंड किया गया है। देखिएगा आप लोगों को काफी सारी क्लैरिटी माइंड में आएगी। कोविड-19 के इंपैक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, कई सारे पॉइंट आप लोगों को जानने को मिल सकते हैं जो इनइक्वालिटी बढ़ी है कोविड-19 की वजह से। ये वाला जो आर्टिकल है, ये इंडिया और चाइना के जो रिलेशन, चाइना और यूएसए के जो रिलेशन है उसके चलते हमारी कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी मैं आप लोगों से थोड़ी बात करूंगा, पर लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो बातें यहां पर की जा रही है। जो साइड वाला आर्टिकल है काफी प्यारा आर्टिकल बोल सकते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में जो कोर्ट है वो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें अकेला। बाकी हाई कोर्ट तो पता ही आप लोगों को 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट है, एक दिल्ली के अंदर और दूसरा है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पहले ओनली एक यूनियन टेरिटरी होती ऐसी थी दिल्ली, जहां हाई कोर्ट था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो राज्य था, पर लेकिन अभी यहां पर आर्टिकल 370 में चेंज करने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर को यहां पर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो अब 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, काफी प्यारा आर्टिकल है यहां पर ये। बाकी यहां पर ये अभी कार्टून दे रखा है और इसी के साथ में यहां पर डेटा पॉइंट है। तो डेटा पॉइंट तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर कोविड-19 के केस कहां पर बढ़ रहे हैं वो बातें बताने की बात की जा रही है यहां पर लेकिन अगर कार्टून आप लोग देखेंगे तो कार्टून के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। यहां पर ये बेसिकली वोटिंग के बारे में यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब किसी इंसान को यहां पर जब भी कोई अगर रैली हो रही है कहीं पर, कोई भी स्टार, कोई भी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी अपनी इलेक्शन रैली करने जा रहा है, तो वहां पर कास्ट जो बेसिकली इनके बारे में बात करेगा कि ये कौन सी कास्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, फ्री बीज के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से कि तुमको साइकिल फ्री में देंगे, लैपटॉप फ्री में देंगे, मोबाइल फ्री में बांटेंगे, ठीक है, वो सारी बातें करता है। तो जब ये इंसान वोट डालने जाएगा तो ये सारी चीजें इस इंसान के दिमाग में घूमती रहेगी, तो फिर पोलिंग बूथ पर जाकर ये यहां पर इसी तरीके से इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये बुरी कंडीशन कैसे है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने यही आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं जो अभी देखने को मिला। देखिए हमारी कंट्री में अगर बात करें आप लोग, मॉइस्ट एक्टिविटी आज से नहीं चल रही है, काफी लंबे समय से यहां पर चलती आ रही है। फिलहाल जो अटैक देखने को मिला, ये अटैक देखने को मिला छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो छत्तीसगढ़ में खासकर जो ये नीचे वाला इस डिस्ट्रिक्ट जैसे बस्तर हो गया, ठीक है, दंतेवाड़ा हो गया, इनके नाम आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा मॉइस्ट एक्टिविटी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। और अगर ढंग से देखेंगे आप लोग हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर एरिया को रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ये रेड कॉरिडोर का मैक्सिमम एरिया आप लोग को जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन एरिया में देखने को मिलेगा। कुछ कुछ एरिया इसका महाराष्ट्र में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, और बाकी ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इधर आप लोग यहां पर महाराष्ट्र में देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ कर्नाटक में भी देख सकते हैं। तो हर जगह कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी पकड़ है इनकी। पर आज की डेट में अगर बात करें, काफी हद तक जो इनकी पकड़ है वो कम कर दी गई है। इनके जो लीडर है मेनली बहुत सारे तो मारे गए हैं, और बहुत सारे जो लीडर हैं आज के डेट में वो गिरफ्त में है पुलिस की, ये हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से फिर भी इतना लार्ज स्केल का अटैक करना तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम लोग किस डायरेक्शन में अपनी पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं। देखिए यहां पर जब कई सारे जवानों पर अटैक हुआ तो ये माना जा रहा था कि जहां से होकर गुजर रहे थे वहां पर जो गांव है वो खाली पड़े हुए थे, उन गांव में कोई भी देखने को नहीं मिल रहा था।
तो पहले ही अंदाजा इनको हो जाना चाहिए था कि कोई ना कोई गेम खेलकर चला गया। तो इस तरीके की इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कोई कैसे कर सकता है? इतने सारी यहां पर अगर बात करें, राइटर भी यही बोल रहे हैं। देखिए यहां पर स्पेशल टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व गार्ड ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस, इसी के साथ में सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट, इनके इतने जिनको शानदार तरीके से ट्रेन किया जाता है, सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद में भी इस तरीके से हम लोग कैसे एक तरीके से जब ये माओइस्ट घात लगाकर बैठते हैं, उनके किस तरीके से किस तरीके से उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। 20 पैरामिलिट्री के जो जवान है उनकी जान चली गई यहां पर। तो ये छत्तीसगढ़ के जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिला। तो ये आज से नहीं चली हुई है चीजें, काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है। और यहां पर जब ऐसी कोई दुर्घटना देखने को मिलती है तो यहां पर कई बार झूठी खबर दी जाती है कि वहां पर माओइस्ट ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो उसके चलते कंडीशन ये बन जाती है बाद में चलकर कि यार माओइस्ट तो ऐसा कर रहे हैं, पता चला वो झूठ खबर दे दी किसी ने आपको फंसाने के चक्कर में। तो इसके चलते जब ये इस तरीके कंडीशन होती है तो तब ऐसे आप लोगों को दुर्घटना हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो माओइस्ट वाली कंडीशन है ये हमारी कंट्री में एक सिक्योरिटी की भी थ्रेट काफी बड़ी होती जा रही है। आखिर ये प्रॉब्लम चल क्यों रही है? तो इसकी जो डीप गहराइयों में जाकर हम लोग को देखना पड़ेगा। बात ये की जा रही थी यहां पर कि सिलगार, इसी के साथ में जो बेसिकली जगार गुंडा करके पर्टिकुलर एक रोड कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसको रोकने के लिए यहां पर माओइस्ट ये बोला जाता है कि माओइस्ट इसको बनने नहीं देंगे, तो उसको कंप्लीट कराने की बात की जा रही थी यहां पर। तो रोड या फिर जो टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन अगर यहां पर हो जाता है अच्छे से, तो माओइस्ट जो है उनको फिर थोड़ी दिक्कत यहां पर होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो फिर यहां आसानी से कोई भी वहां पर पहुंच सकता है। तो इसलिए यहां पर इन सब चीजों को रोका दिया जाता है ताकि यहां पर ये न बन पाए। ये इस तरह की कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, इनको ये ऐसा मौका मिल जाता है जब कोई भी फोर्स ऐसे जाती है, क्योंकि जाने का तो रास्ता वहां पर है नहीं है, तो इस तरीके से ये अपना काम निकाल कर जाते हैं। तो कई बार यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जो ये यूज करते हैं इसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? छुपकर धोखे से घात लगाना और अटैक कर देना। ये कब यूज किया था इस तरीके का वॉरफेयर? ये तब यूज किया था जब सामने वाले की पावर ज्यादा हो और आपकी पावर कम हो। तो यही होता है कि मारो और भाग जाओ। यहां पर ऐसा नहीं होता कि सामने वाले से डट के, तो तब मुकाबला किया था ना जब दोनों की इक्वल ताकत हो। पर लेकिन जब सामने वाला कमजोर हो, उसको लगे कि हाँ तेरे में इतनी ताकत नहीं है, तो फिर वो वही काम करता है कि मारो और भाग जाओ। एक तरीके छुप के घात लगाकर बैठो और काम निकालो और भाग जाओ। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये होता है यहां पर घुमा फिराकर, क्या यार हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी? क्या वो ढंग से चीजों का पता नहीं लगा सकती? इस तरीके से हम लोग बार बार जो घात लगाकर बैठते हैं यहां पर, उसमें हम लोग उनको एंटिसिपेट करने में, समझने में हम लोग बार बार भूल कर देते हैं। और इसी के चक्कर में अगर देखा जाए 2010 से लेकर अब तक का 175 के करीब हमारे जो जवान है उनकी जान जा चुकी है। तो इससे क्या अंदाजा आप लोग लगाते हैं? इससे ये अंदाजा लगा जाए कि बिल्कुल बस ऐसे ही इतनी सारी दुर्घटना होने के बाद भी हम लोग चौकन्ने नहीं है। तो ये कैसी एक तरीके से हम लोग लीडरशिप लेकर चले, कैसी सिक्योरिटी एजेंसी है, कैसी आपकी जो यहाँ पर एजेंसी लगा रखी है जो आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे पाती है और इतने सारे लोगों की जान चली जाती है? आखिर किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो बोला तो गया है कि यहाँ पर जो माओइस्ट है उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे को गिरफ्तार कर लिया। पर लेकिन रियलिटी में आज के डेट में थ्रेट बनी हुई है काफी लार्ज स्केल पर। तो ये आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसके चलते ये जो इस तरीके से कैसे आप लोग सॉल्यूशन निकालोगे, इसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि माओइस्ट जो इंसर्जेंसी यहां पर पहली बार 1970s में और उसके बाद में 2004 में काफी इंटेंसिफाइड हुई, इनके सामने निकल कर आई, दुनिया भर के लोगों की जान गई दोनों साइड से। तो ये इस तरीके से जो आगे बढ़ रही है चीजें, ये माना गया कि बहुत लार्ज स्केल पर बहुत सारे जो लीडर हैं वो उनकी जान चली गई है या फिर बहुत सारे बंदी बना लिए गए हैं। तो ये काफी वीक हो चुके हैं। पर लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जैसे बस्तर वाला रीजन हो गया, इसमें बोल नहीं सकते आज के डेट में ये वीक है क्योंकि वहां इनका गढ़ है। तो आज के डेट में वहां पर चीजें सेम चल रही हैं। तो इस तरीके से खासकर वो रीजन जहां पर आज तक आप लोगों ने वेलफेयर की स्कीम नहीं पहुंचाई है, वो रीजन जहां पर लोग जो है काफी असंतोष हैं राज्य की दमनकारी नीति से रिलेटेड। पता चला वहां पर कोई फैक्ट्री लगा दी, लोगों की जमीन छीन ली, तो भाई साहब उसको तो दिक्कत होगी। वहां पर उनको मुआवजा भी ढंग से नहीं दिया गया, कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। उनको वहां से कोई प्रोजेक्ट लगाया, वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाया, पता चला लोगों को वहां से रिप्लेस कर दिया, वो बेचारे घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं एक तरीके से, तो उनसे बात करनी चाहिए उस तरीके से। क्योंकि दोनों साइड में कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमको ऐसा कर देना चाहिए कि मिलिट्री लगा देनी चाहिए। मिलिट्री बॉर्डर पे लोगों के लिए है यार, मिलिट्री इंटरनल लोगों के लिए नहीं है। ये हमारी ही कंट्री के लोग हैं जो कुछ गुमराह हो गए हैं। तो इनको साथ में लेकर चलना चाहिए, इनको किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या क्या सोल्यूशन इनका होना चाहिए। जिस तरीके से तालिबान में आप लोग देख लीजिए, भी तालिबान क्या कर रहा है, उस दिन से तालिबान पे इसके साथ में बैठकर बात की जा रही है। पर लेकिन वो तो तालिबान हो गया क्योंकि तालिबान यहां पर अफगानिस्तान के ही लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दोनों लड़ते रहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जब इतना बड़ा मुद्दा वहां पर वो चल सकता है कि तालिबान अफगानिस्तान के ही लोग हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट मिलकर बात करिए, उन गवर्नमेंट में उनको लाने के लिए तैयार है, तो क्या हम लोग अपनी कंट्री में अपनी कंट्री के लोगों के साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते जो इस तरीके से
थोड़ा सा रास्ता भटक गए तो उनके साथ में मिलकर बात करनी चाहिए। इंडियन जो स्टेट है यहाँ पर उनको भी ये चीजें थोड़ा सा तो रियलाइज करनी चाहिए कि देखिए इसका कोई एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है अगर मिलिट्री के बेस पर आप लोग चलते रहेंगे। ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है इन रीजन तक पहुंच नहीं पाई है। एक तरीके से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ये करें कि यहाँ पर कोई प्रॉपर वे में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट की बेनिफिट है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन करप्शन भी आता है निकलकर, जो पैसा कुछ आता है उसको खा पी जाते हैं और कई सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं अपना घर बार छोड़कर जंगलों में घूमेगा, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की भी फेलियर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो अटैक अभी यहां पर देखने को मिला, तारेम अटैक जिसको बोला जा रहा है बेसिकली, ये पर्टिकुलर एरिया में, तो यहां पर आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो सोसाइटी में इस पर्टिकुलर एरिया में सिविल सोसाइटी हो गए, लोग जो हो गए यहां पर एक्टिविस्ट, वो पीस मार्च निकाल रहे थे, ठीक है, खासकर इस पर्टिकुलर रीजन में, जहां पर अब तक का 2000 से अगर लगाकर चलो 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यानी कि 2001, 2002 या 2000 के आसपास में देखो, तब से लेकर ये कौन बोल रहे हैं, ये साउथ एशिया जो टेररिज्म पोर्टल के द्वारा ये बात बोली गई है। तो इतने सारे लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं, बहुत सारे लोकल एरिया भी हैं, बहुत सारे माओइस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके से चीजें जो चली हुई आ रही है इतने लंबे समय से, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस तरीके से अगर अफगानिस्तान में बात करें तो अफगानिस्तान में जो एंट्री की गई थी यूएसए के द्वारा लगभग 2001 में की गई थी, उनको आज की डेट में आकर डील के ऊपर बैठ गए हैं, ठीक है। तो कम से कम हम लोग को भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए यार। लगभग 2 दशक पूरे हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और ये कंडीशन ऐसे ही कंटिन्यूअस चली आ रही है और आप लोग इनके ऊपर फोकस ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, हमारी जो गवर्नमेंट है स्टेट्स की, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, इनका फेलियर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, कि अब तक यहां पर इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है काफी बड़ी, इस तरीके से जो जवानों की जान जाती है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए। ये सोल्यूशन नहीं है जो फिलहाल पाथ अभी चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात की जाए, देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को खाने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक है कि खाने के लिए तो मिल रहा है पर थोड़ा सा खाना जो है वो सही नहीं है, ठीक है। यानी एक तरीके से खाने के लिए मिल रहा है पर खाना हो सकता है कि 1-2 दिन पुराना रखा हो, कम से कम मिल तो रहा है। भूखा मरने से तो बेटर ही है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, भले ही 1 दिन की बासी रोटी है, मिल तो रही है। तो उसी के चलते आप लोग ये बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये क्या किया गया कि एक वर्चुअल हियरिंग को बोला गया कि स्टार्ट की गई। वर्चुअल हियरिंग मतलब आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में बैठे बैठे भी आप लोग अपना केस दायर कर सकते हैं अपने लोकल वकील का हेल्प लेकर। तो ये वर्चुअली चीजें स्टार्ट की गई कोविड-19 के चलते। तो बोला गया देखिए परफेक्ट तो नहीं है वर्चुअल हियरिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई ऑल्टरनेटिव तो बोल नहीं सकते कि परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है सुप्रीम कोर्ट के लिए, पर लेकिन जिनको बिल्कुल भी जो सुप्रीम कोर्ट का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता था यहाँ पर, जो तमिलनाडु के अंदर बैठे हैं, जिनको एक्सेस नहीं मिल पाता था जस्टिस का, उनके लिए तो आप लोग प्रेफर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इम्परफेक्शन है, हाँ सही नहीं है, पर लेकिन फिर भी प्रेफर किया जा सकता है। जहां पर लोगों के पास में कुछ नहीं है उनको कम से कम कुछ तो मिल रहा है, उन्हें कहते हैं ना होने से कुछ होना तो अच्छा रहता है। तो उस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो आभासी सुनवाई की जा रही है अभी यहां पर, ये एक अच्छा तरीका है, ना होने से कुछ होने अच्छे वाली बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है। 200 से 250 शब्द आप लोग लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगर कंट्री में बात करें तो दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, कोई इंसान निकल कर आ रहा है तमिलनाडु से केस लड़ने के लिए, और वो एक नॉर्मल फैमिली का, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान है। तो क्या आप लोगों को लगता है वो यहां पर आकर केस लड़ पाएगा? यहां पर आकर किसी पर्टिकुलर एरिया में, पहले तो आने जाने में टाइम लगेगा, कई दिन तो ट्रेन से आएगा, ठीक है। इसी के साथ में आकर यहां पर कोई होटल में रूम लेगा, वहां पर रुकेगा, खाएगा पिएगा, उसका भी कॉस्ट रहेगा। फिर वही से ही कसर जो है वो वकील पूरी कर देगा, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये माना जाता है कई बार कि हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग ब्रांच भी होनी चाहिए, जैसे कि एक गुजरात के अंदर हो जाए, एक यहां पर तमिलनाडु के अंदर हो जाए, एक इधर कोई वेस्ट बंगाल के अंदर हो जाए। तो कम से कम इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये ब्रांचेज होनी चाहिए। पर लेकिन ये अब तक हमारी ये जो ब्रांच है, ये हालांकि इसके बारे में डिस्कस भी किया जाता है कई बार, इसके बारे में संविधान के टाइम पर बनाते टाइम निर्माताओं ने भी डिस्कस किया था। पर लेकिन ये जो पावर है, अगर आप लोगों से पूछे किसके हाथ में दे रखी है कि ब्रांच बनाई जा सकती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में ये पावर देकर छोड़ रखी है कि अगर तुमको लगता है कि यार हमारी कंट्री में तुम्हारी ब्रांच होनी चाहिए और इस तरीके से काम करना चाहिए, तो तुम इसके ऊपर काम कर सकते हो। नॉर्मली अगर देखिए हमारी कंट्री में, देखिए वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और हमारी कंट्री में नीचे पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी होगी। तो ये अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पर खुद का चीफ मिनिस्टर होगा, सारी चीजें अलग से रहेंगी, और यहाँ पर अलग से प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पर अलग से गांव में प्रधान वगैरह ये अलग देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये एक अलग से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। पर लेकिन अगर बात की जाए हमारी कंट्री में कोर्ट के बारे में, तो ये कंप्लीटली सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऐसा यहाँ पर केस निकल कर अगर जाएगा यहाँ से, तो वो केस भी आप लोग यहाँ पर यहाँ तक लेकर जा सकते हैं।
तो इसके चलते फाइनल जो बर्डन पड़ता है वो पड़ता है कहां पर जाकर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। पर लेकिन अगर यूएसए के अंदर जाएंगे, 50 स्टेट है आज के डेट में, वो स्टेट ही अपने आप में वो हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है। हमारी कंट्री में हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है। पहले जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल किया करते थे तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी था, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी यहां पर देखने को मिलती थी। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो एट द एंड ऑफ द डे जाकर कहां पर रुकेंगे हम लोग जाकर रुकेंगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर एक प्रॉपर ब्रांचेज वगैरह अगर हो तो हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जैसे यहां पर कोविड-19 आया, कोविड-19 ने कई सारी चीजें चेंज की। ये कहते हैं कि कोविड-19 एक तरीके से दुनिया को चेंज करके जाने वाला है। तो पेंडेमिक की वजह से यहां पर जो फेयर और इक्वल जो जस्टिस लोगों को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेस मिल पा रहा है, ये एक अच्छी चीज यहां पर देखने को मिल रही है। जो लिमिटेड पीपल है वो मूव कर पाते हैं अगर उनको जाना है दिल्ली में कोई केस लड़ने के लिए। पर लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते ये चीजें थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली। जो लिटिगेशन है, यानी कि अपनी जो पीएल दायर करने वाले जो लॉयर हैं वो अक्रॉस द कंट्री टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर जो अलग अलग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को दायर कर पाए आसानी से, बिना किसी टेंशन के, बिना कहीं जाए, बिना कहीं घूमे हुए। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर अगर आप लोग देखिए तो फिजिकल हियरिंग होती है एक तो नॉर्मली, हालांकि उसमें फिर से ये आने की बात कर रहे हैं, पर लेकिन वर्चुअल जो हियरिंग है उसको कंटिन्यू रखने की भी बात की जा रही है। और ये कंटिन्यू रखनी चाहिए कि यार देखिए वर्चुअल हियरिंग अगर आप लोग बंद कर देते हैं तो दिक्कत ये देखने को मिलती है, अगर पता चला कोई दूर दराज में बैठा हुआ इंसान वो यहां नहीं आ पा रहा है तो फिर आप लोग कैसे लेकर चलोगे। तो देखिए वैसे तो अगर सबसे बड़ी बात यह कि एक कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए इंटरनेट की। पता चला केस सुन रहे हैं, बीच बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पा रही है, किसी के इंस्ट्रूमेंट की बैटरी चार्ज नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉब्लम तो है, एक आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है, पर लेकिन रियलिटी में फिर भी ये एक तरीका बोल सकते हैं कि ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो इसके चलते क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली से निकलकर दूसरे एरिया में पहुंच पाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब यहां पर हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो ये इशू उठाया गया था कि यार सुप्रीम कोर्ट ओनली दिल्ली में हो गया तो दूसरे लोगों तक कैसे यहां पर जस्टिस पहुंच पाएगा। तो उस टाइम पर बातें की गई थी। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इनके बारे में याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसने संविधान ड्राफ्ट किया है, इसीलिए आप लोग इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा भी ये बात बोली गई थी कि देखिए कोई स्पेसिफिक एक जगह होनी चाहिए जहां पर लोग अप्रोच कर सकें। ठीक है, ये बात बोली गई। पर लेकिन इसके बारे में भी डिस्कस किया गया कि डिफरेंट पार्ट से अगर कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में कोई आना है तो वो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर, क्या सब दिल्ली में आएंगे। तो उस टाइम पर इंपावर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कि हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके हाथ में पावर दे दी गई है। ठीक है, तो यहां पर ताकि वो डिसाइड कर सके सुप्रीम कोर्ट में उसकी कोई ब्रांच होनी चाहिए क्या। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करते हैं यहां पर चीफ जस्टिस को कि वो डिसाइड कर ले, अगर लगता है उसको कोई ऐसा कुछ काम करना है कि अलग अलग ब्रांच बनानी है तो वो बना सकता है, कोई रोक टोक नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो इसके चलते अगर इंक्रीजिंग अगर आप लोग देखें केस का लोड बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से रिपीटेड एक केस चला गया फिर उसका फिर से जो पीआईएल दायर कर दी। ठीक है, तो उसमें देखने को मिला लिटिगेशन, गवर्नमेंट के केसेस कई सारे देखने को मिलेंगे। तो जो सक्सेसिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास में था ऐसा मौका, था ऐसी अपॉर्चुनिटी, था उनके पास में एक पावर कि वो यूज करके अलग अलग ब्रांच बना सकते थे पूरी कंट्री के अंदर में। तो पर लेकिन ये किसी के द्वारा भी अब तक यूज नहीं की गई है ये पावर। ठीक है, अगर बात करें यहां पर तो हमारी कंट्री में एक सिंगल पिरामिडिकल, जैसे ऐसे नहीं पिरामिड होता है जो, ठीक है, तो उसकी फॉर्म में आप लोग अपनी कंट्री का कोड देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक अकेला कोड हो गया चीफ जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, बाकी यहां से फिर इस तरीके से आप लोग को हाई कोर्ट या नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट ये देखने को मिलेंगे। तो ऑल केसेस जो है हमारी कंट्री में जो आज के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं जो नीचे से निकल कर आते हैं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, समझने के लिए सोचने के लिए एक बार देखिए यहां पर क्या बातें बोली जा रही है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में बात करें तो इसके द्वारा एक स्टडी की गई कि सुप्रीम कोर्ट में केस कहां से आ रहे हैं, तो ये देखा गया। तो सबसे पहले बोला गया कि जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया या फिर आंध्र प्रदेश हो गया, ये बहुत ज्यादा दूर है दिल्ली से, तो यहां पर जो केस है अगर बात करें तो लगभग 10% के करीब जो केस हैं वो यहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 5th ऑफ इंडियन टोटल जो पॉपुलेशन है वो यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में उसकी लगभग 1/5 पॉपुलेशन आप लोगों को इन राज्य में देखने को मिलेगी। तो ये ओनली 10% केस जाते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर। पर लेकिन अगर बात करें जो पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वो ओनली 5% पॉपुलेशन रखते हैं पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का, और 18% केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो यहां से निकल कर आते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट बोल सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है वो इंसान अपने केस लेकर जल्दी जा रहे हैं, एज कंपेयर टू जो दूसरे लोग हैं वो वहां पर अपना केस लेकर नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हिचक रहे हैं। उसके हिचकने के कई सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं। एक तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट हो गया, इतनी दूर से जाकर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे वहां। दूसरा यहाँ पर जो लॉयर हैं दिल्ली
उस पर्टिकुलर एरिया में वो लॉयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन्हीं को एक्सेस उनको करने को मिलता है, और वो लॉयर इतने कॉस्टली होते हैं कई बार जिस तरीके से यहाँ पर काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो क्वालिटी और जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर अगर जाओगे। तो इसके चलते जो दूसरे लोग हैं जो दूर दराज वाले एरिया से आते हैं, तो बेचारे दो बातें आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि दो बातें मतलब दो नहीं तीन बातें, कि एक तो घर, ठीक है, एक दूसरा अगर बात करें एक जो कोर्ट कचहरी और एक डॉक्टर, ठीक है, तो इनमें आप लोग कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए कोई इसका इम्तिहान कोई इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। हालांकि आज के डेट में कई बार शादी के मामले भी ऐसा बोला जाता है कि शादी के ऊपर कितना भी खर्च कर लो, पर लेकिन डॉक्टर और घर और ये इस तरीके से अगर आप लोग देखिएगा, अगर इस तरीके से आप लोग कोर्ट में पहुंचेंगे तो यहां समझिए इनसे दूर रहने के लिए बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से डॉक्टर से और खासकर अगर बात करें कि कोर्ट से, इनसे जितना दूर रहेंगे क्योंकि पता नहीं कितना पैसा लग जाए, क्या क्या कंडीशन बन जाए, तो इस तरीके से कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। और मैक्सिमम जो लोग हैं हमारी कंट्री में उनकी रोजी रोटी ढंग से नहीं चल रही है, तो कैसे इसको झेल पाएंगे सुप्रीम कोर्ट का इतना महंगा महंगा केस। अगर बात करें कोर्ट के बारे में तो यहां पर देखिए अगर आज की डेट में ऑनलाइन अगर वर्चुअली आप लोग केस को लेकर जा रहे हैं तो उससे फायदा क्या हो रहा है, यहां पर एक तो लोगों की एक्सेस बढ़ गई है पहली बात, दूसरा बात यह है कि ये ओपन हो गया एडवोकेट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में जो यहां पर वकील बैठे हैं आसपास वाले जो महंगे वकील हैं उन्हीं को लेकर आप लोगों को चलना है। अब लोकल एरिया का कोई वकील जिसके साथ में जिसका केस गया है जिस इंसान का, वो ऑलरेडी डील कर रहा है। लोकल एरिया का कोई लॉयर हो गया, वो ऑलरेडी उसकी चॉइस का लॉयर है जो यहां पर लोकल एरिया में जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसने जितना पैसा दिया होगा उसके हिसाब से वो अपने लेवल का लॉयर वहां से ढूंढ के लेकर आए, तो वो भी कोर्ट को देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। वरना उनकी तो एक तरीके से वही था कि पता नहीं कभी वो एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देख भी पाएंगे नहीं भी देख पाएंगे, उनकी भी इच्छा भी पूरी हो जा रही है। और दूसरा जो यहां पर अफोर्ड कर पा रहे हैं उस लॉयर को, वो यहां पर उसको लेकर आ रहे हैं जिसके साथ पहले से वो चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो कंफर्टेबली फील करते हैं लोग अपने केस एक ऐसे वकील के साथ में डिस्कस कर पा रहे हैं जिसके साथ में ऑलरेडी उनका केस चल रहा है। तो ये एक आसान तरीका है लोगों को कंफर्टेबल भी कराने का और केस को सही डायरेक्शन में लेकर चलने का। तो इसके चलते देखिए परफेक्ट तो नहीं है, पर हाँ एक ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं कि आप लोग इसको लेकर चल सकते हो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर राइटर ये बोले कि ये ऑलरेडी जो यहां पर लो कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके द्वारा भी कई बार बोला गया कि सर्किट ब्रांच होनी चाहिए कोर्ट की ताकि चीजों को सेटअप किया जा सके। तो वर्चुअल हियरिंग कैसे लेकर चलनी है उसको कंटिन्यू करना है। इसी के साथ में जो आप लोग देखते हैं कि यदि अधिकार के रूप में ना देखा जाए कि यहां सबका अधिकार है, कम से कम इक्वलिटी के रूप में तो देख ही लीजिए कि हाँ यार इसको भी खाना मिल जाए उसको भी खाना मिल जाए, एक अधिकार है कि खाना देना ही देना है सबको। पर लेकिन जब किसी और को मिल रहा है और दूसरे को भी थोड़ा सा खाना दे दो, तो न्यायपूर्ण तरीके से न्याय संगत तरीके से इसको देख लो। तो उस तरीके से भी अगर देखकर चले तो वर्चुअल जो हियरिंग है हम लोग को वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। इस तरीके से बातें बोली गई हैं। आप लोग ही क्या रहे हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें स्टार्टिंग की जो बातें बोली गई हैं वो तो मुझे पढ़कर भी ऐसी आई। देखिए जो बाइडेन साहब है उनके द्वारा रिसेंटली अभी जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, उनको बोला गया ठग्स। जैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान आप लोगों ने सुनी होगी मूवी का नाम, तो इनका ठग का मतलब इनका यहां पर बोलना बेसिकली कि बुरा आदमी या धमकाने वाला आदमी। चाइना धमकाता रहता है ना आसपास वाले रीजन में, कभी वो इंडिया को धमकाता रहता है, कभी साउथ चाइना सी में वो वियतनाम को, कभी फिलीपीन को, इस तरीके से हरकतें करता रहता है, ठीक है। अगर बात करें किम जोंग उन, वो कई बार यूएसए को धमकाते रहते हैं कि ऐसा करेंगे तो मैं आपके ऊपर मिसाइल छोड़ दूंगा, आपके इस एरिया को मैं उड़ा दूंगा, मैंने मिसाइल एक और बना ली है। तो हर टाइम ऐसा लगता है कि मिसाइल पर बैठकर ही खाना खाता है ये इंसान, तो ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसको बोला गया धमकाने वाला आदमी, ठीक है। दूसरा यहां पर जो तुर्की का प्रेसिडेंट है यहां पर जो कि ताइप एर्डोगन है, तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है इसको ऑटोक्रेट बोला गया है। यानी कि आपने बोला इच्छाधारी सांप, ठीक है, इच्छाधारी शासक, यानी कि अपनी इच्छा से काम करेगा ये इंसान। तो अनियंत्रित शासक भी बोला जाता है कई बार इसको। आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री को जो डेमोक्रेसी है अभी इसको ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी बोल दिया गया है, ठीक है। यानी कि एक ये बोला गया उसको कैसे ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी नहीं, क्या था वो शब्द क्या यूज किया गया था कि अब डेमोक्रेसी किस कंडीशन में आ चुकी है, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। हाँ, जो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी उसको बोला गया था। तो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी मतलब हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में पावर आ चुकी है, और पार्टी भी क्या पर्सन के हाथ में पावर आ चुकी है। वरना बाकी के और तो जो सांसद होते हैं वो बेसिकली जी हुजरी करते हैं कि हाँ जो बोल दिया जिले लाई आप सही हो, बिल्कुल कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं इलेक्ट करके इनको भेजा है, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के नीचे दबकर रह गए। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर लो आप लोग, जिस टाइम पर कांग्रेस थे उस टाइम पर वहां तक हमारे जो ये माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसी ऐसी जो घटनाएं देखने को मिलती है। तो कहने के लिए हमारी कंट्री में आज के डेट में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, काम बिल्कुल प्रेसिडेंट सिस्टम की फॉर्म में चल रहा है लगभग, अगर आप लोग देखते हैं, क्योंकि अपना इंडिपेंडेंटली कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल जो पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया उसी के नक्शे कदम पर सब चीजें चलती हैं। रशियन प्रेसिडेंट को बोला गया किलर। किलर क्यों बोला गया? ये भाई साहब बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं तो इस तरीके से जमाल खशोगी देखा उड़ा दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो कई
इनके द्वारा नहीं, सॉरी, जैसे कि कई सारे एरिया में अगर आप लोग देखोगे, जहां जहां पर जैसे सीरिया वाले एरिया में आप लोग जाओगे, ठीक है, तो वहां पर रसिया आप लोग खड़ा हुआ मिलेगा। जहां जहां पर भी कोई मुद्दा दिख रहा है, अफगानिस्तान के अंदर पहले आप लोग को देखने को मिलता था रसिया ही हुआ करता था। जब यहाँ पर तालिबान जो आज के में इनको पहले दूध पिलाया गया, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, तो इनको किलर बोला गया इनके द्वारा, पहले लंबे समय से यहाँ पर ये बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आज के डेट में अगर यूएसए के जो कैसे रिलेशन है चाइना के साथ में, उसके ऊपर नजर डालें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकतें की हैं, अब जो बाइडेन उसको कैसे लेकर चलेंगे तो देखने वाला मुद्दा होगा। पर लेकिन बोला यह गया कि कुछ भी कर लें, यूएसए और चाइना को एक दूसरे की जरूरत तो है। आज के डेट में इकोनॉमिकली इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट एक दूसरे के हो चुके हैं ऊपर कि काम नहीं चलेगा। यहां पर ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो रिटोरिक है यहां पर ये कि वक्रपटुता या फिर भाषण कला आप लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के बारे में फालतू की चीजें बोलना, ये अलग बात है, पर रियलिटी में आप लोग ग्राउंड पे कुछ और ही देखने को मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी बात जो है यहां पर यह कन्फ्रंटेशन और कंपटीशन, यानी कि टकराव और प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच में आप लोगों को नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये हरकतें भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, इनको डील भी दी और धमकाया भी है, तो ऐसा करो नहीं तो ये कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच नहीं होती, गधे को आगे लेकर चल रहे हैं, उसको गाजर दिखा रहे हैं और पीछे डंडा मार रहे हैं कि यहां पर ये तो गाजर खाकर आगे चलते रहो, रुकेगा तो डंडा पड़ेगा। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बोलते हैं। वो बच्चों के लिए भी इंप्लीमेंट की जा सकती है कि बच्चों को देखिए वैसे डर होना चाहिए कि वो कोई गलत काम ना करे, ठीक है, अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी करो, पर लेकिन गलत काम पे भी उसको पता होना चाहिए कि गलत काम किया तो फिर तेरी खैर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टाइट कर अगर चलते हैं तो डिसिप्लिन में बच्चों को लाया जा सकता है, पर लेकिन ये नहीं जरा सी बात पर थपड़ा दिया, चाहे कुछ गलती भी नहीं हो, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। दूसरा जो चाइना है वो कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आज के में देखें तो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को हर एक लेवल पर। अपने मिलिट्री फंडिंग के बारे में बात करें तो कोई भी चीज, तो ये अमेरिका को टक्कर दे रहा है हर एक लेवल पर। यूरोप और अमेरिका जो है वो कई सारे सैंक्शन लगा चुके हैं चाइना और रशिया के ऊपर और कई सारे एरिया के ऊपर, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर। यूएसए के जो स्पॉन्सर्ड क्वाड ग्रुप है अभी, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है, ये चाइना को टैकल करने की कोशिश करें, एक दूसरे तरीके से फिर से रीसेप देने की कोशिश करें, चाइना के साथ में रिलेशन कैसा रहना है। तो इस तरीके से यूएसए और चाइना जो है वो आने वाले टाइम में जो सेंचुरी ये रहने वाली है, लगभग आने वाले टाइम में जो भी टाइम रहेगा 50, 60, 100 साल, चाइना और यूएसए के बीच में रस्साकसी आप लोगों को चलती हमेशा नजर आएगी। जो बाइडेन जो है वो कैसे देख रहे हैं चीजों को, तो जो बाइडेन बोल रहे हैं चाइना में ह्यूमन राइट का हनन किया जा रहा है। हांगकांग और जिंजियान वाला रीजन आप लोग देख लीजिए, इसी के साथ में एग्रेशन देखने को मिलेगा इनका साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में, डराते रहते हैं ये। एक तरीके से जो ताइवान है उसके साथ भी सही से पेश नहीं आ रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, इनके दूसरे का मेहनत किया हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट चुराते हैं, करेंसी मैनिपुलेट करते हैं, साइबर अटैक करते हैं। करेंसी मैनिपुलेट मतलब अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर देते हैं, कम रखते हैं अपनी करेंसी को। उससे क्या फायदा होगा, कल को अगर कोई सामान खरीदने आएगा अगर चाइना के अंदर में, मान लीजिए चाइना की करेंसी है, हमारी करेंसी के कंपेयर में अगर आप लोग बोले, एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, हमारा 1 रुपया जो है वो चाइना के 10 रुपए के बराबर है, मान लीजिए, ठीक है। हमारा 1 रुपया चाइना के 10, जो चाइना में उसकी करेंसी है उसके 10 जो उसकी करेंसी के बराबर है। तो अगर हम लोग 1 रुपया लेकर जाएंगे तो 10 रुपए का सामान खरीद कर लेकर आएंगे चाइना से। पर लेकिन अगर हमारा 1 रुपया, अगर बात करें हमारा 10 रुपए चाइना के 1 रुपए के बराबर हो गया, तो हम लोग 10 रुपए लेकर जाकर जाएंगे, तब चाइना से सामान खरीद कर लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि करेंसी को डिवेल्युएट करने से आप लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो। इसके ऊपर रुपी वर्सेस डॉलर की मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर देखिएगा, कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे कि कैसे चेंज होती है वैल्यू, ठीक है। पर लेकिन चाइना भी देखिए पीछे नहीं आज के में, चाइना ने सारी जो हरकतें पार कर ली हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटो के इक्विवेलेंट बना लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक के इक्विवेलेंट बना लिया। इसी के साथ में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अलग अलग कंट्री में अपना दबदबा दिखा रहे हैं। तो चाइना पीछे नहीं है आज के में किसी भी तरीके से। तो चाइना भी यूएसए को बोलता है कि स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकतें की, चाहे जो यूएसए की डेमोक्रेसी पर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया। क्रिटिसाइज करता है कि अपनी मिलिट्री और फाइनेंस हेजेमनी बनाना चाहता है कि कोई ऊपर ही ना निकल कर आए, तो ये भी बोलता है। इसी के साथ में यहां पर जो बोलता है कि एक तरीके से ये शार्प एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा रेस्पेक्टिव जो डेमोक्रेटिक ऑडियंस। अगर बात करें आज के में, जिनके मुद्दा ये बोला जा रहा है कि चाइना यूएसए को गाली दे रहा है, यूएसए चाइना को गाली दे रहा है, पर लेकिन जो राइटर है वो ये बोल रहा है कितनी भी गाली एक दूसरे को क्यों नहीं दे लेंगे, पर लेकिन एक दूसरे की जरूरत है दोनों को, ठीक है। क्लाइमेट के इशू पर, हेल्थ और जो कोविड के इशू पर, साइबर सिक्योरिटी के इशू पर, ईरान न्यूक्लियर डील के इशू पर, अफगानिस्तान के इशू पर, कोरिया और म्यांमार के इशू पर, तो यूएसए को भी चाइना की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोनों के बीच में एक हद तक की लड़ाई की जा सकती है। यूएसए और चाइना बात करें अगर आज के में,
तो यहां पर एक दूसरे के लिए कई सारे शब्द यूज करते हैं, ग्रोथ को लेकर सप्लाई चेन, जॉब, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, मार्केट एक्सेस। अगर ये शांत नहीं रहेंगे तो ये चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी और ये ऑल ओवर वर्ल्ड पर इंपैक्ट डालेंगी। इवन इंडिया के ऊपर भी काफी इंपैक्ट डलता हुआ नजर आता है जब यहां पर दोनों कंट्री के बीच में सही रिलेशन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये बेसिकली कोविड-19 के चलते जो इनइक्वालिटी बढ़ती हुई जा रही है उसके बारे में बात की जा रही है। इनइक्वालिटी मतलब गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो क्या क्या बातें बोली गई हैं? सबसे पहले तो ये बोला गया कि देखिए यार, इनइक्वालिटी जो है वो फिर से यहां पर ये काफी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो पे रिसर्च जो रिपोर्ट है उसके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में आज के डेट में जो एक तरीके से मिडिल जो क्लास है वो काफी एक तरीके से सिकुड़ गई है और गरीबी रेखा के नीचे लोग पहुंच गए हैं, जो कि 150 रुपए पर डे भी ढंग से नहीं कमा रहे हैं। डबल हो गई है ऐसे लोगों की संख्या। इस तरीके से अगर एक्चुअली आप लोग देखें तो और ज्यादा वर्स कंडीशन हो गई है जो इनइक्वालिटी की। हमारी कंट्री में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी कोविड-19 से पहले, अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला जा रहा है कि कई सारे एरिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है और इंडिया में भी शानदार तरीके से बढ़ रही है, तो इसको फोकस देकर चलना चाहिए। इनइक्वालिटी इन इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं, प्री कोविड-19 भी कोई कम नहीं थी। उस टाइम पर भी अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था, बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल रही थी। पर लेकिन आज के डेट में और ज्यादा बढ़ गई है। दो रीजन मेनली, पहला तो ये बताया कोविड-19 के चलते देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लो इनकम हो रही है लोगों की, गांव में भी डिस्ट्रेस हो गया है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जिसके चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। सेकंड क्या है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है यहाँ पर पर्टिकुलर जो वनरेबल, तो वो उनको भी ढंग से जो काउंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एक तरह से पेंडेमिक के टाइम पर ठप हो गई, कोई रेडी लगाने वाला था वो रेडी नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, कोई सब्जी बेचने वाला था तो उससे सब्जी नहीं खरीदी जा रही है, फल फ्रूट्स आप लोग देखते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि इन सब चीजों से दूर हट रहे हैं, यानी कि ओपन में जो चीजें इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, जैसे कोई पानी पदार्थ से बेचने वाला, टिक्की लगाने वाला, उनकी दुकानों के सामने भीड़ लगी रहती थी। आजकल लोग डरते हैं खाना खाने से वहां पर जाकर। ठीक है, बाहर लोगों ने खाना खाना काफी हद तक बंद कर दिया है, अपने घर पर खाना खा रहे हैं लोग आज के डेट में। तो इसके चलते बहुत सारे इंपैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे लोगों की जो वेज है वो डिक्लाइन हो गई है, पर लेकिन कई सारे लोगों के प्रॉफिट जो है बढ़ गए हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो के कर्व देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। के कर्व का मतलब क्या है कि जो अमीर है वो तो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो इनको ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है आप लोगों को, अगर आप लोग रियलिटी में सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर जो वर्कर थे वो सफर कर रहे हैं यहाँ पर, इनकम लॉस। कुछ की तो जो सैलरी है वो आधी कर दी गई है डाउन करके, कुछ की ऐसी सैलरी है कि उनको बिल्कुल ही निकाल के फेंक दिया गया जोर से बाहर। तो समझना पड़ेगा कि कहां पर चल रहे हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं राइटर? पहला तो ये बोल रहे हैं कि देखिए आप लोगों को प्रोडक्टिव इंप्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ लाना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला गया, आप लोगों को यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लोगों को अच्छी स्किल देनी पड़ेगी, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, अच्छी हेल्थ देनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर फोकस दिया जा सकता है। तीसरा बोला गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी आप लोग ला सकते हैं, क्वाज़ी, यानी कि कम से कम आधी यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाओ। जिनके पास में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, भूखा ना मरे कोई भी, ये होना चाहिए कम से कम। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया इतना तो हक है उसका कि कम से कम भूखा ना मरे इस देश के अंदर वो, तो ये चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। यहां पर ये फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, ये तो करना ही करना चाहिए। फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म ला सकते हैं स्टेट के साथ में मिलकर। तो इसके चलते ये तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। ये यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, जैसे कि डेमोक्रेसी को अच्छे लेवल पर लेकर चलना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, यानी कि स्टेट और फिर जो यहाँ पर हमारी कंट्री पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के हाथ में पावर देनी चाहिए। तो ये भी तरीके हैं इसका सोल्यूशन निकालने के। ठीक है, तो ये बातें बोली गई हैं। तो काफी प्यारे प्यारे आर्टिकल थे और काफी कुछ आप लोग इनके बारे में लिख भी सकते हैं एग्जाम में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका डी। ठीक है, डी है इसका आंसर। स्टार्टिंग में तो आप लोग को जो लोअर इंटरेस्ट पर यहाँ पर ये बेसिकली लोन दिए जाते हैं। ठीक है, जो बेसिकली जो टीजर लोन है इसका मतलब लोअर इंटरेस्ट रहेगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट फ्यू ईयर, उसके बाद में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर टीजर लोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखें कि अभी टीजर दिखाया गया, फिल्म तो अभी बाकी है, तो फिल्म आएगी तो बड़ा काम होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में जो है लोअर इंटरेस्ट रहता है फिक्स अमाउंट के लिए, फिर उसके बाद में अगर आगे बढ़ेंगे तो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो इसके चलते जो बोरोवर है उनको अवेयर रहना चाहिए कि कब यहाँ पर चीजें एक्सपायर हो रही हैं टीजर लोन वाली, आगे फिर लोन बढ़ेगा, ताकि वो उसी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी जितने भी लेक्चर लिए हैं, और रिवीजन करते रहिए। जो भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, आप लोगों की मंथली वीडियो आती है। नेक्स्ट जो वीक आप लोग की आने वाली है वो अक्टूबर की आने वाली है। ठीक है, अक्टूबर की वीडियो आएगी। अभी फिलहाल आप लोगों की मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर और नवंबर, ये 5 महीने की वीडियो आ चुकी है। 5 महीने की वीडियो पर वीडियो 6 है। रीजन क्या है, दिसंबर की 2 वीडियो आई थी आप लोगों के लिए। इसी के साथ में आप लोगों की एक मर्ज वीडियो भी आ चुकी है, जिसमें एक तरीके से मतलब कि एक
पूरा 3 महीने कवर किए एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर एक जगह बैठकर आप लोग ये कवर करना चाहते हैं कि 3 महीने एक ही वीडियो में कवर कर लें, तो ये भी ऑप्शन है आप लोगों के पास में। जनवरी, फरवरी, मार्च की यहाँ पर एक 3 महीने की ये वीडियो है एक साथ में। तो इतनी तो गारंटी है कि क्वालिटी कंटेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर इनको कवर करके जाते हैं तो एक अच्छी पकड़ आप लोग फिर भी बना लोगे, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।